वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैकेनिकल वाइटमैन। आज एथिक्स की मैराथन मैं लेकर के आया हूँ। एमसीक्यू मैराथन है, इसमें 90 प्लस क्वेश्चन ही है। 100 प्लस पे नहीं जा रहा हूँ क्योंकि 128 के अराउंड में जो क्वेश्चंस थे वो पहले ही मैंने शीट फॉर्मेट में आप लोगों को सेंड कर दिए थे। जो टेलीग्राम ग्रुप जो भी नहीं ज्वाइन किए, प्लीज़ मेक श्योर करिए कि आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप लोगों को वो शीट मिल सके। वहाँ पर और एमसीक्यू के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे जो आपका 128 क्वेश्चंस के अराउंड है। सो दीज आर 90 क्वेश्चन एंड दीज आर रियली रियली इंपॉर्टेंट एज वेल एज ये आपके थोड़े बहुत जो एथिक्स के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है उनको भी डील करेगा। साथ में इट विल बी मच मोर बेनिफिशियल फॉर यू फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ CSIR, SO और ASO। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर ऑफ योर टाइम लेट्स बिगिन। फर्स्ट क्वेश्चन, ओके, हु बिल्ट अ ब्रिज बिटवीन इंडियन कल्चर एंड वेस्टर्न कल्चर? इनमें से कौन है जिन्होंने, अब देखिए कुछ लोग हिंदी की डिमांड करते हैं कि सर हिंदी में दीजिए। अब हिंदी में एक्चुअली में मैं खुद हिंदी में नहीं पढ़ा हूँ, और अगर हिंदी के मैं इसको वापस से ट्रांसलेट करने की कोशिश करूँगा, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट एंड आई एम अ सिंगल पर्सन, आई डोंट हैव एनी टीम। सो आप अगर हिंदी के भी स्टूडेंट हैं तो अगर आप ये क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आप ये चीज़ समझ जाएंगे कि क्वेश्चंस कहाँ से हैं, इसका मतलब क्या है। ठीक है, सो क्योंकि आप CSIR के लिए प्रिपरेशन करें तो 50 मार्क्स का आपका इंग्लिश ही है। सो ये मत कहिएगा कि आपको इंग्लिश समझ में नहीं आती है। ठीक है, और वैसे मैं हिंदी में समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छी तरीके से और बढ़िया तरीके से समझ में आ जाए। सो हु बिल्ट अ ब्रिज बिटवीन इंडियन कल्चर एंड वेस्टर्न कल्चर? कौन इनमें से एक सेतु निर्माण का काम करता है? किसके बीच में? इंडियन कल्चर के बीच में, भारतीय सभ्यता और पाश्चात्य सभ्यता के बीच में। द करेक्ट आंसर विल बी स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने की शिकागो वाली स्पीच वॉज फेमस। ठीक है, शिकागो स्पीच वॉज फेमस एंड जिसमें उन्होंने काफ़ी अच्छा इसकी कहानी पर नहीं जाएंगे, बट हाँ, शिकागो स्पीच वॉज फेमस एंड स्वामी विवेकानंद वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिलोसोफर जिन्होंने इंडियन कल्चर और वेस्टर्न कल्चर को ब्रिज करने के लिए काम किया था। नो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच? utilitarian ethics, the greatest good for the greatest number, that is utilitarian. Deontological ethics, human beings should be treated with dignity and respect because they have rights. Virtue ethics, considering that virtue makes a good public relation. इनमें से कौन सी बातें सही है? यूटिलिटेरियन अप्रोच कौन सी बातें इज करेक्टली मैच्ड? इज करेक्टली मैच्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड? इनमें से कौन सा करेक्टली मैच है? तो देखिए, अब वर्च्यू एथिक्स, यूटिलिटेरियन अप्रोच कौन सा था? ये ग्रेटेस्ट गुड वाली बात कब आती है? ये ग्रेटेस्ट गुड फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर, ये आती है दूसरे अप्रोच में, यूटिलिटेरियन में नहीं आती है। डियोंटोलॉजिकल मतलब बात होती है, मैंने आपको बताया था, डियोंटोलॉजिकल एंड टेलियोलॉजिकल, दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू योर मीन्स एंड एंड। ठीक है, सो इट इज़ नॉट विथ शुड बी ट्रीटेड इक्वली विद डिग्निटी, ऐसा कुछ नहीं था। treated equally with dignity was a statement generally was given by the rights approach के अंडर में आता है। ठीक है, डिग्निटी के बारे में। वर्च्यू एथिक्स का ये नहीं होता, कंसिडरिंग व्हाट वर्च्यू मेक्स अ गुड पब्लिक रिलेशन, इट इज नॉट मैच, सो द आंसर विल बी नन ऑफ द अबव। द रूल्स ऑफ एथिक्स आर ऑल्सो कॉल्ड, ये क्वेश्चन मैं डील कर चुका हूँ। ठीक है, अपने MCQ जब मैंने एथिक्स को पढ़ाया था, जब मैंने एथिक्स के लेक्चर को डील किया था, तो ये वाला क्वेश्चन मैं डील कर चुका हूँ। सो द करेक्ट आंसर विल बी लॉ। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो एथिक्स होता है दैट इज अबाउट ह्यूमन कंडक्ट, और एक ह्यूमन को, मतलब एक ह्यूमन बीइंग को किस तरीके से सोसाइटी में रहना है, बिहेव करना है, उसको उसके ऊपर जो रूल्स इम्पोज किए जाते हैं दैट इज कॉल्ड एज लॉ। Which of the following is opposite of normative ethics? Is opposite of normative ethics? अब normative ethics, meta ethics, ये सब कुछ डील हो चुका है, सो मैं उसको एक्सप्लेन करके आप लोगों का प्रेशियस टाइम वेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि एग्जाम टाइम है। सो आई वोंट वेस्ट योर एनी ऑफ योर फर्दर टाइम। अगर नहीं समझ में आया तो CSIR सब्जेक्ट की जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ पर एथिक्स के लेक्चर्स आप चेक कर सकते हैं। 3 ही लेक्चर्स है एथिक्स के, सो आप एथिक्स का वहाँ से चेक कर सकते हैं। सो नॉर्मेटिव एथिक्स का जो अपोजिट है वो होता है आपका मेटा एथिक्स, और ये क्वेश्चन मैं डील भी कर चुका हूं अपने लेक्चर्स में भी। विच वन ऑफ द थ्योरीज दैट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई सोसाइटी वर्क्स बाय फोकसिंग ऑन द पब्लिक रिलेशन बिटवीन डिफरेंट सोशल इंस्टीट्यूशन दैट सोसाइटी इज बिल्ट ऑन? मतलब किस पर फोकस करना है? कौन सी थ्योरी है जो फोकस करती है? कौन सी थ्योरी है जो फोकस करती है किस पर? कि रिलेशन बिटवीन सोशल इंस्टीट्यूशन जो भी हैं
सोसाइटी ने बिल्ड किए हैं, ठीक है, या बिल्ट ऑन, जिनके ऊपर सोसाइटी बनी है। स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, सिंबॉलिक इंटरैक्शन, कॉन्फ्लिक्ट्स एंड पॉजिटिविज्म। सो द करेक्ट आंसर इज योर स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म। अब ये होता क्या स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म? ये होता है सोशल थ्योरीज होती हैं, ठीक है, दीज आर ऑल सोशल थ्योरीज, ठीक है। इसमें हम लोग क्या बात करते हैं कि भाई किस तरीके से डिफरेंट सोशल इंस्टीट्यूशन जो होते हैं वो सोसाइटी को आधार मान करके कैसे बिल्डअप होते हैं, ठीक है। जो फंक्शनलिज्म होता है, जो आपका फंक्शनलिज्म होता है, केवल और केवल फंक्शनलिज्म, केवल दिस वर्ड, दिस फंक्शनलिज्म, ये एम्फोसाइज करता है किस पर? नीड ऑफ सोसाइटी पे, नीड ऑफ सोसाइटी, काम कैसे किया जाए नीड ऑफ सोसाइटी पर, ठीक है। सो ये जो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म है इसको कई बार रिप्लेस कर दिया जाता है केवल और केवल वर्ड फंक्शनलिज्म के साथ, ठीक है। सो कंफ्यूज मत होइएगा केवल अगर फंक्शनलिज्म क्वेश्चन में कभी आ जाए तो, ओके। और बात करेंगे किसकी? सिंबॉलिक इंटरेक्शन की। तो सिंबॉलिक इंटरेक्शन में क्या होता है? सिंबॉलिक इंटरेक्शन में दोनों चीजें आती हैं। एक आता है आपका कि एक तो ह्यूमन बीइंग का जो लिविंग का नेचर होता है वो एक नेचर के साथ होता है, ठीक है, एंड साथ में उसके आसपास के एनवायरनमेंट के साथ में होता है, उसके आसपास के एनवायरनमेंट के साथ में होता है। सो इट इज़ अ प्रोसेस दैट इज द रेसिप्रोकल मीनिंग बाय द वैल्यूज बाय एड ऑफ द सिम्बल्स इन माइंड। मतलब अब उसको ज़्यादा अभी एक्सप्लेन नहीं करूँगा। अगर नहीं समझ में आया सिंबॉलिक इंटरेक्शन तो एक बार गूगल पे सर्च करिए, और तब भी नहीं समझ में आया तो मैं कमेंट करिएगा, मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। सो कॉन्फ्लिक्ट्स आप लोगों को पता है, कॉन्फ्लिक्ट्स क्या होता है? क्लैश ऑफ इंटरेस्ट। पॉजिटिविटिज्म क्या होता है? पॉजिटिविटिज्म होता है कि अ, हमेशा पॉजिटिव वाली सोच रखना, ठीक है। सो जेन्युइन नॉलेज एक्सक्लूसिवली डिराइव फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ अ नेचुरल फिनोमेना एंड रिलेशन, दीज आर ऑल। सो आपको बस ये याद रखना है इस क्वेश्चन के लिए स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, जिसको कई बार केवल और केवल फंक्शनलिज्म नाम से भी जाना जाता है। द एथिकल स्किल्स आर केयर ऑफ पोजिशन, मॉडेस्टी, पोस्चर, सेल्फ रिलायंस, टाइडी अपीयरेंस, ठीक है। एथिकल स्किल्स के बारे में, किसके बारे में? एथिकल स्किल्स के बारे में। सो एथिकल स्किल्स के बारे में है। सो एथिक्स क्या होता है? कोड ऑफ कंडक्ट, ह्यूमन किस तरीके से बिहेव करना चाहिए। सो टाइडी अपीयरेंस डजंट कम्स अंडर, ठीक है। सिमिलर वे में गुड बिहेवियर, गुड मैनर्स, गुड रिलेशनशिप, गुड एनवायरमेंट, इसमें गुड एनवायरमेंट जो है दिस डजंट कम अंडर योर एथिकल स्किल। अटेंशन, कामनेस, कंसंट्रेशन, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम, दिस इज नथिंग ऑफ, कहीं दूर दूर तक एथिक्स से वास्ता नहीं है। कोड ऑफ कंडक्ट, responsibility, efficiency, perseverance, punctuality, this will be the correct answer, so the option will be, correct answer will be D। अब जो लोग मुझसे कहते हैं कि सर आंसर अपलोड करिए, इसमें आंसर नहीं है, देखिए एक स्लाइड को ढंग से प्रिपेयर करने के लिए पूरा का पूरा प्रेजेंटेशन इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट। फिर उसके बाद उसका आंसर्स को, पहले क्वेश्चंस को बनाना या क्वेश्चंस को ढूंढना एंड देन उसके आंसर्स लिखना, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। अभी अगर मैं केवल और केवल स्लाइड्स में ही अगर आंसर्स इंक्लूड कर दूं तो आप लोग का दिमाग उस तरीके से वर्क नहीं करेगा जिस तरीके से करना चाहिए, ठीक है। बहरहाल मेरी कोशिश यही रहेगी कि ये लेक्चर ख़त्म होने के बाद मैं शाम तक अपलोड कर दूं आपका आंसर की, मेरी पूरी कोशिश यही रहेगी, ठीक है। सो इसके लिए क्या करेक्ट आंसर है? आंसर इज डी। व्हाट डज परजिवरेंस मीन्स? परजिवरेंस मतलब क्या होता है? परजिवरेंस मतलब क्या होता है? सो अब देखिए इसमें क्या, हैविंग और शोइंग इंटेलिजेंस स्पेशली ऑफ अ हाई लेवल, इंटेलिजेंस से रिलेट होता है परजिवरेंस? नहीं। डूइंग समथिंग डिस्पाइट डिफिकल्टी और डिले इन अचीविंग सक्सेस, दैट दिस मे बी अ आंसर, दिस मे बी आंसर। द स्टेट ऑफ शोइंग नो रियल इंटरेस्ट और एफर्ट, ऐसा कहीं नहीं आता, ठीक है। नॉट सपोर्टिंग एनी ऑफ द साइड्स इन्वॉल्व इन आर्ग्यूमेंट, ये भी नहीं होता। सो द करेक्ट आंसर इज डूइंग समथिंग डिस्पाइट डिफिकल्टी और डिले इन अचीविंग सक्सेस। आप मेहनत करें CSIR SO के लिए, ठीक है, आपको लग रहा है कि नहीं होगा लेकिन फिर भी आपके हल्की सी एक आस जगी हुई है कि नहीं आप कर सकते हैं, दैट इज व्हाट इज परसिवरेंस, जिसकी वजह से आप ये वीडियो देख रहे हैं, जिसकी वजह से आप तैयारी कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप PPT की डिमांड कर रहे हैं, दैट इज परसिवरेंस। द बेसिक एथिकल प्रिंसिपल, देखिए मैंने ABCD लिखा था, ABCD लिखा था, बट क्योंकि मैं लैपटॉप में प्रिपेयर करता हूँ एंड मोबाइल पे इसको एक्सप्लेन करता हूँ, सो जब मैं इंपोर्ट करता हूँ तो वहाँ पर दिक्कत आ जाती है ABCD की,
So that's why just ignore the dots are nothing but A, B, C, D. Consider them like this. The basic ethical principle of beneficence states that all our thoughts and action must be directed to ensure that others benefit from these thoughts and action. Our action must result in the least harm to the others. We should not impose our views on other, and our action must be fair to everyone. किसके बारे में बात हो रही है? एक से हाँ, बेनिफिशियंस के बारे में बात हो रही है, ठीक है। इसमें हमेशा बेनिफिशियंस के बारे में जब भी बात आएगी तो किसके बारे में बात आती है कि दूसरों की भलाई किस तरीके से कर सकते हैं, दूसरों की भलाई किस तरीके से कर सकते हैं। सो इसमें अगर देखेंगे करेक्ट ऑप्शन, ऑल आवर थॉट्स एंड एक्शन मस्ट बी डायरेक्टेड टू एंश्योर अदर्स बेनिफिट, दिस इज व्हाट बेनिफिशियंस इज। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए, ठीक है। एथिकल इश्यूज दैट कैन affect a professional and personal life are termed as, that can affect professional and personal life, तो दोनों को कौन अफेक्ट कर सकता है? माइक्रो एथिक्स। माइक्रो मतलब छोटे स्तर पे, मैक्रो मतलब बड़े स्तर पे। ऐसे माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब क्या हो गया? एक इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव से। मैक्रो एथिक्स मतलब क्या हो गया? एक होल सोसाइटी, एक होल पूरे स्टेट और एक होल पूरे कंट्री के नज़रिए से। एथिकल इश्यूज दैट अफेक्ट्स, ये हो चुका। Which of these questions does not address ethical issues while making the policy decision? How should the need for secrecy be balanced with the public participation? What procedures should be adopted in the events of conflict of interest? How should the policy decision reflect name and benefit of the ruling government? What are the norms and values that guides the behavior of the policy decision maker? अब देखिए, this is an important question. important क्यों? क्योंकि this is talking about application point of view. अगर application point of view से है, so it is a very important question, ठीक है। सो क्वेश्चन क्या पूछा गया है, इसमें से कौन सा है जो आपका एड्रेस नहीं करता है? किसको? एथिकल इश्यूज को, जो कभी एक पॉलिसी बनाई जाती है उसमें। तो देखें कि हाउ शुड द नीड फॉर सीक्रेसी बी बैलेंस्ड विद द पब्लिक पार्टिसिपेशन। सही, पब्लिक पार्टिसिपेशन के बारे में बात हो रही है। आपको पूरी चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं भी है तब भी आप पब्लिक पार्टिसिपेशन से समझ सकते हैं कि ये बात करेगा किससे? पॉलिसी से रिलेटेड बात करेगा। पब्लिक पार्टिसिपेशन को आप हिंदी में कह सकते हैं सर्वसंगत कह सकते हैं, या अब पब्लिक पार्टिसिपेशन का मैं हिंदी में क्या बताऊं, ठीक है, या सर्व सहयोग कह सकते हैं। सो व्हाट प्रोसीजर शुड बी अडॉप्टेड इन द इवेंट्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट। कभी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ गए तो क्या अडॉप्ट करना चाहिए? प्रोसीजर कौन सा अडॉप्ट करना चाहिए? यस, दैट मे कम्स अंडर पॉलिसी मेकिंग। How should the policy decision reflect name and benefit of the ruling government? This doesn't comprise of particular your ethical issues. So this will be the correct answer for this particular question. क्यों? क्योंकि यहाँ पर does not पूछा गया है, so C will be the correct answer. Which of the following questions is not included in the list of 6 questions prescribed for the investigation of moral conduct? 6 questions prescribed in the moral कंडक्ट। What were you doing then? आप उस वक्त क्या कर रहे थे? Would you like to teach your children same? आप अपने बच्चों को क्या यही सिखाएंगे? कौन कौन इन्वॉल्व थे? Who were involved? एंड आपका क्या रिएक्शन था? इनमें से कौन सा क्या है? नॉट इंक्लूडेड। इनमें से कौन सा इंक्लूडेड नहीं है? ठीक है। सो देखिए, अगर देखेंगे ध्यान से, आप उस वक्त कर क्या रहे थे? किसका? 6 क्वेश्चन फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ मोरल कंडक्ट। मोरल कंडक्ट मतलब आपने जो चीज़ किया मोरल समझ करके वो किस तरीके से सही किया जा सकता है, इसके लिए 6 प्रश्न हैं। 6 प्रश्नों में से आपका मोरल इमेजिनेशन आता है, या कुछ लोग मोरल बोलते हैं, कुछ लोग मोरल बोलते हैं, जो सही लगे वो बोलिए। मोरल इमेजिनेशन होता है, कुछ लोगों का मोरल मतलब जो 6 पार्ट होते हैं मैं वो बता दूं आपको। मोरल इमेजिनेशन होता है, मोरल आइडेंटिफिकेशन होता है, मोरल इवैल्यूएशन होता है, टॉलरेट होता है, इंटीग्रेट होता है और मोरल ऑब्लिगेशन होता है। ठीक है। तो अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर पूछा जाता है व्हाट वर यू डूइंग देन, आप उस वक्त कर क्या रहे थे? क्यों? क्योंकि आप किसके बारे में बात करें? कंडक्ट के बारे में बात करें, बिहेवियर के बारे में बात करें। ठीक है। आपके उस बिहेवियर में आप उस वक्त क्या, आपने उस वक्त क्या किया या क्या कर रहे थे, कौन कौन इन्वॉल्व थे उसमें, और आपका उस पर क्या प्रतिक्रिया थी।
लेकिन वुड यू लाइक टू टीच योर चिल्ड्रन सेम, ये नहीं आता है, ये नहीं आता है। सो पूछा क्या गया, नॉट, सो द करेक्ट आंसर विल बी बी, द करेक्ट आंसर विल बी बी। Consider the following factors in making of ethical judgment: the motive from which the action springs, the nature of the act itself including the means adopted, the resulting consequence। ठीक है, अब देखिए ये 1 2 3 इसलिए क्योंकि दिस इज योर 1, दिस इज योर 1, दिस इज योर स्टेटमेंट नंबर 2, दिस इज योर स्टेटमेंट नंबर 3। सो द मोटिव फ्रॉम विच द एक्शन स्प्रिंग, किसके बारे में बात हो रही है, एथिकल जजमेंट के बारे में बात हो रही है। कोई आपने बिहेव किया सोसाइटी में, ठीक है, या आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन में बिहेव किया, सो किन कारणों की वजह से आपने ये प्रतिक्रिया दिया या ये एक्शन किया, मोटिव। उसके बाद कि द नेचर ऑफ द एक्ट इटसेल्फ, आपने जो प्रतिक्रिया दी या जो आपने काम किया, क्या उसके लिए आपने कोई मतलब कि किस तरीके का बर्ताव किया, पहली चीज़। साथ में आप किस तरीके से, मतलब उसमें क्या आपने रास्ता चुना, ठीक है। उसके बाद आपको क्या मिला, एंड में क्या मिला, रिजल्टिंग कॉन्सिक्वेंस, ठीक है, उसके बदले में क्या आपको रिजल्ट मिला, जो भी आपने बिहेव किया उसके हिसाब से। सो इसके लिए तीनों के तीनों जो रहते हैं 1 2 एंड 3, करेक्ट आंसर विल बी सी, जो कि एथिकल जजमेंट के लिए काम आते हैं। सिंपल सी बात देखिए ना, आप गलत बिहेव कर देते हैं अपने टीचर्स के साथ, लेट अस सपोज आप अपने टीचर्स के साथ गलत बिहेव कर देते हैं। सो पहला क्वेश्चन क्या अराइज होगा, आप ऐसा बिहेव क्यों किए, क्यों किए मतलब कहाँ से आपके दिमाग में आया कि आप ऐसे गलत बिहेव कर सकते हैं। सेकंड, कि आपने जिस तरीके से बिहेव किया उस वक्त आपने जो कुछ कहा या जो कुछ भी आपने कमेंट पास किया या जो कुछ भी आपने किया, ठीक है, उस वो आपका जो कमेंट आपने पास किया वो मीन्स हो गया, और जैसा आपने कोई गलत टिप्पणी दिया या कभी कोई बच्चे गाली दे देते हैं, सो वो कौन सा हो जाएगा आपका नेचर। थर्ड क्या होता है, उसके बदले में क्या मिला, रिजल्टिंग कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ। सो एथिकल जजमेंट विल बी ऑल द 3 ऑप्शंस। ह्यूमन वैल्यूज आर एसेंशियल फॉर, मुझे खुद नहीं सही लग रहा कि ये ABCD नहीं है, ठीक है, सॉरी फॉर दिस, बट क्या बताएं। ह्यूमन वैल्यूज आर एसेंशियल फॉर लिविंग इन हार्मनी विथ सेल्फ, ईच अदर एंड नेचर, ठीक है, मेकिंग लाइफ इजियर एंड हैप्पी, लिविंग विथ फैमिली एंड फ्रेंड, लिविंग विथ फैमिली एंड फ्रेंड, मेकिंग मनी टू फुलफिल ड्रीम। अब देखिए ह्यूमन वैल्यूज कभी भी जब बात करेगा तो पैसे से रिलेटेड बात नहीं करेगा, तो पैसे से रिलेटेड बात नहीं करेगा, सो दिस वोंट बी द आंसर। मेकिंग मनी कभी नहीं आएगा कि भैया पैसे कमाना ही सब कुछ है, ठीक है। नेक्स्ट, लिविंग विथ फैमिली एंड फ्रेंड, केवल और केवल फैमिली एंड फ्रेंड्स के बारे में बात हो जरूरी नहीं है। मेकिंग लाइफ ईजियर एंड हैप्पी, नहीं, ये भी जरूरी नहीं है, ठीक है। सो लिविंग इन हार्मनी विथ सेल्फ, अपने साथ में खुशी से रहना, एक साथ रहना, और साथ में स्वभाव कैसा है एंड नेचर। द करेक्ट आंसर विल बी ए, द करेक्ट आंसर विल बी ए। वन ब्रांच ऑफ एथिकल फिलोसफी क्लेम्स दैट इट इज पॉसिबल टू नो, सॉरी यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है, नो होगा KNO, सॉरी या नो होगा KNOW होगा, सॉरी फॉर दिस टाइपिंग मिस्टेक। राइट फ्रॉम रॉन्ग और गुड फ्रॉम बैड इन अ वेरी क्लियर एंड ऑब्जेक्टिव मैनर, ठीक है। इनमें से कौन सा है जो इस तरीके की क्लासिफिकेशन करता है, और वो फिलॉसफी को क्या कहते हैं, उस फिलॉसफी को क्या कहते हैं, ठीक है। इट इज कॉल्ड एज कॉग्निटिविज्म, ये मैंने क्लास में बताया था, अगर नहीं याद है तो आप लोगों को पता होना चाहिए। पहले एक एक करके चीज़ों को देख लेते हैं। कॉग्निटिविज्म क्या कहता है कि राइट रॉन्ग के बीच का फर्क, गुड और बैड के बीच का एकदम क्लियर और ऑब्जेक्टिव तरीके से पता होना क्या होता है, कॉग्निटिविज्म होता है। याद करिए मैंने आपको बताया था कॉग्निटिव बैलेंस के बारे में थोड़ा बहुत बताया था, जो सिगरेट वाला मैंने एग्जांपल दिया था इन द लास्ट लेक्चर ऑफ एथिक्स, कि आप उसको पर्टिकुलर तरीके से बढ़िया तरीके से एनालाइज करते हैं, व्हाट विल बी द इफेक्ट एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ इट, दैट वाज इन कॉग्निटिविज्म, ठीक है। नेक्स्ट, नॉन कॉग्निटिविज्म इज द जजमेंट जो कि केपेबल नहीं हो पाते हैं डिफ्रेंशिएट करने के, सही गलत में अंतर पता नहीं लगता। एथिकल प्लूरलिज्म जो होता है वो क्या सही है क्या गलत है, बस ये, ठीक है, मतलब पूरी तरीके से पर्सनल आपके मोरल नॉर्म्स के हिसाब से ना भी हो तो वो किस में आ जाता है, प्लूरलिज्म में आ जाता है, ठीक है।
मे बी कंपैटिबल हो सकता है, मे नॉट बी कंपैटिबल विथ योर ओन पर्सनल मोरल्स के हिसाब से हो सकता है। लास्ट इज यूटिलिटेरिज्म। ये कौन सा होता है, इसका इसमें क्या होता है कि बेस्ट फॉर एवरीवन, ठीक है, बेस्ट फॉर एवरीवन, ये होता है यूटिलिटेरिज्म, ठीक है। नेक्स्ट, द फिलोसफिकल स्टडी ऑफ बिलीव्स एंड नॉलेज इज बेटर नोन एज द फिलोसफिकल बिलीव। द फिलोसफिकल स्टडी ऑफ बिलीव्स, स्टडी ऑफ बिलीव्स को क्या कहते हैं, ठीक है, स्टडी ऑफ बिलीव्स एंड नॉलेज। एक सेकंड दीजिएगा, यस, philosophical study of beliefs and knowledge is better known as the ontology, epistemology, entomology, etymology. The correct answer is epistemology, ठीक है। ontology मतलब क्या होता है, डीलिंग विथ नेचर ऑफ बींग्स, नेचर ऑफ बींग, ठीक है। एपिस्टेमोलॉजी तो आप समझ गए होंगे कि एथिक्स ऑफ बिलीफ्स, ठीक है, जस्टिफिकेशन एंड ऑल। एंटोमोलॉजी जो होता है वो होता है आपके इंसेक्ट्स के लिए, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, ठीक है। एंड एटिमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ऑरिजिन ऑफ वर्ड। जो बुक है आपकी वर्ड पावर मेड इजी, वहाँ पर एटिमोलॉजी ही पूरी तरीके से एक्सप्लेन किया गया, मतलब उसमें रूट को बताया जाता है। जैसे आपका वर्ड हो गया PHIL, फिल मतलब होता है ब्रदर, सो दैट इज योर ऑरिजिन ऑफ वर्ड, एंड उसकी स्टडी को क्या कहते हैं, एटिमोलॉजी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, यूथेनेशिया रिफर्स टू, दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी तक इंडिया में एक बार शायद इंप्लीमेंट हुआ है, बट हाँ, इट इज स्टिल अ वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल इशू। यूथेनेशिया रिफर्स टू लॉयल्टी टू द पीपल दैट टेक प्राइड इन बीइंग पार्ट ऑफ देयर ऑर्गेनाइजेशन, नहीं। is the society that are caused by ignorance and lack of respect, नहीं। emotional intelligence to understand how people perform various function, गलत। killing of a terminally ill person, suffering acutely with no hope of survival, this is the correct answer। यूथेनेशिया एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहाँ पर एक मूवी आई थी बहुत पहले, मैं वहाँ से रिलेट कर दूँ, गुजारिश आई थी ऋतिक रोशन की, वहाँ पर यूथेनेशिया के कॉन्सेप्ट को बताया गया था। सो यूथेनेशिया कॉन्सेप्ट में क्या है कि कोई इंसान बहुत बुरी तरीके से बीमार है एंड ही इज़ नॉट एबल टू फंक्शन प्रॉपरली, वो फंक्शन प्रॉपरली नहीं कर पा रहा, उसको इतना खुद का अपने जीवन पर इतना तरस आ रहा है कि ही वॉन्ट्स टू जस्ट एंड हिज लाइफ, ठीक है। सो ही आस्क अनदर पर्सन टू किल हिमसेल्फ, क्योंकि वो ही इज़ इनकेपेबल ऑफ डूइंग सो, दैट इज़ कॉल्ड एज यूथेनेशिया, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड एज यूथेनेशिया। अकॉर्डिंग टू, अब इसको फ्रेंच में जॉन कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग जीन बोलते हैं, जीन पियाजा बोल लीजिए। चिल्ड्रन ऑफ विच एज ग्रुप कंसिडर द रूल टू बी कंप्लीट एंड अनचेंजेबल, ही कॉल्स द फेस मोरल गुडविल, ही कॉल्स द फेस मोरल गुडविल। मोरल गुडविल कब आता है मैक्सिमम, देखिए, विच एज ग्रुप कंसिडर द रूल टू बी कंप्लीट एंड अनचेंजेबल, ऐसे कौन किस उम्र के बच्चे ये समझते हैं मोरल गुडविल, ठीक है। ऐसे किस उम्र के बच्चे समझते हैं, 5 से 10 साल के बच्चे समझते हैं, 5 से 10 साल के बच्चे समझते हैं। इसलिए कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि बच्चे कुछ कुछ ऐसी हरकतें करते हैं जो आप एज एन एडल्ट नहीं करते हैं, ठीक है। मतलब यू वुड हैव हेल्प्ड समवन, यू वुड हैव हेल्प्ड अ बर्ड, और यू वुड हैव इवन हेल्प्ड अ इंसेक्ट ऑल्सो व्हेन यू आर इन बिटवीन 5 और 10 एज। सो दिस इज कॉल्ड ए मोरल गुडविल। नाम याद रखिएगा, जीन पियाजा, मोरल गुडविल। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, जरूरी नहीं क्वेश्चन ऐसे ही है, क्वेश्चन में से भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। सपोज क्वेश्चन आ जाता है हु कॉज मोरल गुडविल, फिर ऑप्शन में आपको 4-5 आपके फिलोसफर्स वगैरह का नाम आ जाए, सो ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है। वन ब्रांच ऑफ एथिकल फिलोसफी क्लेम्स दैट इट इज पॉसिबल टू नो राइट फ्रॉम रॉन्ग, ये तो हो चुका है आई थिंक सो, यस, दिस इज कंप्लीटेड। ह्यूमन वैल्यूज आर एसेंशियल, ह्यूमन वैल्यूज आर एसेंशियल, एक सेकेंड, यस, आर एसेंशियल लिविंग इन हार्मनी विथ हिज सेल्फ, ये भी हो चुका है आई थिंक सो, यस, लिविंग इन हार्मनी विथ हिज सेल्फ एंड ईच अदर नेचर, ये भी हो चुका है। रिपीटेड क्वेश्चन टाइप कर दिया क्या मैंने। आईपीआर प्रोटेक्ट्स द यूज ऑफ इंफॉर्मेशन, आईपीआर का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक है। अभी अभी रिसेंट में CGPDTM का एग्जाम हुआ था, कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट एंड डिजाइन ऑफ ट्रेडमार्क, ठीक है, CGPDTM का एग्जाम हुआ था, दैट वाज रिलेटेड विथ आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ठीक है।
ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट किसके लिए होता है, कौन से आइडियाज के लिए होता है, दिस इज फॉर कॉमर्शियल वैल्यूज ओनली, दिस इज वैलिड फॉर कॉमर्शियल वैल्यूज ओनली। कॉमर्शियल वैल्यू मतलब जिसका कुछ ना कुछ इकोनॉमिक मुनाफा हो, इकोनॉमिक मुनाफा हो, ठीक है। हु स्टेटेड एथिक्स इज कंसर्न विद द राइट एक्शन परफॉर्म बाय इंडिविजुअल। एक सेकेंड, हु स्टेटेड एथिक्स इज concerned with the right action performed by individual, प्लेटो, इमैनुअल कांट, एफ ड्रकर, ठीक है, और आपके एरिस्टोटल। सो द करेक्ट आंसर विल बी फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज योर ड्रकर, एफ ड्रकर। अब पीटर एफ ड्रकर का नाम जो है ये आपके इसमें भी आया है, किसमें, मैनेजमेंट में भी आया है। सो एथिक्स इज कंसर्न विद राइट एक्शन परफॉर्म बाय एन इंडिविजुअल, सो दिस वाज बाय पीटर ड्रकर, याद रखिएगा। दिस इज, आप कुछ लोग बोलेंगे सर ये कहाँ से क्वेश्चन आ गया, दिस कम्स अंडर योर थिंकर्स, दिस कम्स अंडर योर थिंकर्स, ठीक है। जो आपका थिंकर्स है ना, रिफॉर्मर्स और एडमिनिस्ट्रेशन और थिंकर्स के बारे में जानने के लिए, वहाँ से, ठीक है। एथिक्स इज कंसर्न विद द राइट एक्शन परफॉर्म बाय इंडिविजुअल, द राइट एक्शन परफॉर्म बाय इंडिविजुअल। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर था राइट एक्शन परफॉर्म, सेम ही हो गया, सॉरी सेम ही कर दिया, सेम टाइप कर दिया, तो ये मेहनत भी ऐसे बेकार जाती है, ठीक है। व्हाट इज द प्राइमरी प्रिंसिपल बिहाइंड डियोंटोलॉजी। अभी दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। डियोंटोलॉजी क्या होता है, डियोंटोलॉजी, डियोंटोलॉजी होता है, मैंने आप लोगों को बताया था लेक्चर में कि डियोंटोलॉजी में क्या होता है। डियोंटोलॉजी में हम लोग डील करते हैं किस चीज़ को, हम लोग डील करते हैं आपके मीन्स एंड एंड को, किसको डील करते हैं, मीन्स एंड एंड को। एक सेकंड, हाँ, हम लोग किसको डील करते हैं, मीन्स और एंड को, याद रखें, मीन्स एंड एंड को, ठीक है। डियोंटोलॉजी का उल्टा क्या होता है, टेलियोलॉजिकल वाला, थोड़ा सा आपको याद आ रहा होगा। सो प्राइमरी प्रिंसिपल क्या होता है, प्राइमरी प्रिंसिपल में इट इज यूटिलिटेरिज्म नहीं, दिस इज सेपरेट, कॉन्सिक्वेंशलिज्म नहीं, वर्च्यू एथिक्स नहीं, द करेक्ट आंसर विल बी ड्यूटी एंड मोरल ऑब्लिगेशन, ड्यूटी एंड मोरल ऑब्लिगेशन। विच एथिकल थ्योरीज फोकसेस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ गुड कैरेक्टर, ठीक है, गुड कैरेक्टर ट्रेट्स, गुड कैरेक्टर ट्रेट्स। डेवलपमेंट किसके बारे में, फोकस किस पर, डेवलपमेंट ऑफ गुड, अच्छे चरित्र का निर्माण, ठीक है, कौन सी थ्योरी करती है, कॉन्सिक्वेंशलिज्म, यूटिलिटेरिज्म, वर्च्यू एथिक्स, एथिकल इगोइज्म। सो वर्च्यू एथिक्स, वर्च्यू एथिक्स, वर्च्यू का क्या था, गुण, बताया था मैंने आप लोगों को, मीनिंग गुड, ठीक है। अकॉर्डिंग टू यूटिलिटेरिज्म द राइट एक्शन इज द वन दैट फॉलोज द कैटेगोरिकल इंपेरेटिव, maximizes overall happiness और pleasure, upholds fundamental rights और duty, conforms to the natural law। देखिए यूटिलिटेरिज्म का मैंने मतलब बता दिया है आप लोगों को, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर विल बी मैक्सिमाइज द ओवरऑल हैप्पीनेस, जहाँ पर सामूहिक जन कल्याण, बहुत सारे लोगों के बारे में बात होगी, जहाँ पर उनकी हैप्पीनेस को ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगी, दैट विल बी मैक्सिमाइज ओवरऑल हैप्पीनेस और प्लेजर, दिस इज योर यूटिलिटेरिज्म, ठीक है। करेक्ट आंसर विल बी बी। अब यहाँ पर ABCD आ रहा है तो सही लग रहा है। विच एथिकल थ्योरीज एम्फोसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिविजुअल सेल्फ इंटरेस्ट, इंडिविजुअल सेल्फ इंटरेस्ट, खुद का सेल्फ इंटरेस्ट, ठीक है, दैट कम्स अंडर योर एथिकल ईगोइज्म, एथिकल ईगोइज्म। यहाँ पर कुछ नए वर्ड आ रहे हैं, सो आप पेन पेपर अगर लेकर के बैठे, जस्ट एक लाइन लिख लीजिए एथिकल ईगोइज्म के आगे कि इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिविजुअल सेल्फ इंटरेस्ट, बस इतना लिख लीजिए। सो दिस विल बी अ बेनिफिट फॉर यू ड्यूरिंग योर रिविजन प्रोसेस जस्ट बिफोर एग्जामिनेशन। In ethical decision making, what does moral relativism suggest? Moral relativism क्या suggest करता है? Universal ethical principle exist for all culture. Moral judgment are based on individual belief and culture norms. Consequence should be maximized for the majority and justifies the mean. अब देखिए, and justifies the mean was comes under and mean की बात होगी, या तो deontological होगा या तो teleological होगा, तो ये तो होगा ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, consequence should be maximized फॉर द मेजॉरिटी, ऐसा कुछ नहीं है कहीं पर भी। मोरल जजमेंट्स आर बेस्ड ऑन इंडिविजुअल बिलीफ्स एंड कल्चरल नॉर्म्स, दिस मे बी अ केस, दिस मे बी अ केस। नेक्स्ट इज यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल एग्जिस्ट फॉर ऑल कल्चर,
ये मोरल रिलेटिविज्म नहीं होता. सो द करेक्ट आंसर इज मोरल जजमेंट आर बेस्ड ऑन इंडिविजुअल बिलीफ एंड कल्चरल नॉर्म्स. कल्चरल नॉर्म्स. ठीक है. सो मोरल जजमेंट जो होता है वो अपने अंदर से, हर एक इंसान का अपना मोरल वैल्यूज रहेगा. किसी को चोट लग गई होगी, कोई इग्नोर करके निकल जाएगा, कोई उसकी सहायता करेगा. मोरल जजमेंट. कल्चरल नॉर्म्स होते हैं. ठीक है. कल्चरल नॉर्म्स मतलब जिस ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं. जैसे नॉर्थ इंडिया में आपकी हिंदुओं की शादी रात में होती है, साउथ इंडिया में दिन में होती है. सो दिस इज व्हाट कल्चरल नॉर्म्स आर देयर. सो मोरल जजमेंट्स आर बेस्ड, पर वो मोरल नहीं है, मैं बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ कल्चरल का. ठीक है. दैट इज कॉल्ड ए मोरल रिलेटिविज्म. विच एथिकल प्रिंसिपल इन्वॉल्व ट्रीटिंग ऑल इंडिविजुअल फेयरली एंड इम्पार्शली. फेयरली एंड इम्पार्शली. ठीक है. दिस इज योर आल्ट्रुइज्म. नहीं. जस्टिस हो सकता है. यूटिलिटेरिज्म नहीं. ईगोइज्म नहीं. ईगोइज्म में केवल सेल्फ की बात होगी. ईगो जहाँ वर्ड आएगा वहाँ पर किसकी बात होगी? केवल सेल्फ की बात होगी, सेल्फ इंटरेस्ट की बात होगी. यूटिलिटेरिज्म मतलब सामूहिक कल्याण. सो द क्या ट्रीटिंग ऑल इंडिविजुअल फेयरली एंड इम्पार्शियली. फेयरली एंड इम्पार्शियली मतलब बिना किसी भेदभाव के और सही ढंग से. ठीक है. हर एक इंसान को समान रूप से दर्जा देना या समान रूप से उनके प्रति व्यवहार रखना, वो किसका काम होता है? जस्टिस का काम होता है. सो द करेक्ट आंसर विल बी जस्टिस. ओके. एथिकल डिलेमास आर सिचुएशंस वेयर. एथिकल डिलेमास आर सिचुएशंस वेयर देयर इज ओनली वन मोरल आंसर, वन करेक्ट मोरल आंसर. डिलेमास. डिलेमास मतलब क्या होता है? डिलेमा कंफ्यूजन. कंफ्यूजन. ठीक है. कंफ्यूजन. कुछ लोग यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कुछ लोग यूपीएससी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं. उनको ऐसी सिचुएशन में आकर के लगता है कि क्या वो इसकी तैयारी करेंगे तो निकाल पाएंगे नहीं. दैट इज अ काइंड ऑफ डिलेमा. नॉट एथिकल डिलेमा बट दैट इज अ काइंड ऑफ डिलेमा. कंफ्यूजन. द स्टेट ऑफ कंफ्यूजन. ठीक है. सो ये एथिकल डिलेमा क्या हो जाता है? जब आपका वन बिहेवियर विल कॉन्फ्लिक्ट विद द अदर बिहेवियर. ठीक है. सो देयर इज वन करेक्ट मोरल आंसर. नहीं. दिस इज, यहाँ पर तो कहीं बात नहीं हुई है. द राइट कोर्स ऑफ एक्शन इज अनक्लियर or involves conflicting principle, or involves conflicting. This may be answer. This may be an answer. People act selfishly to maximize their own benefit. No, this is just a statement. Moral values are entirely subjective to. This is also just a statement. So the correct answer for ethical dilemma is right course of action is unclear, involves conflicting principle. ठीक है. What is the golden rule often associated with? Golden rule often associated with. एक सेकंड. यस. एक सेकंड. यस. एथिकल डिलेमा. चेंज हो गया. ओके. गोल्डन रूल. एक सेकंड दीजिएगा, वर्क नहीं कर रहा. हाँ ठीक है. सॉरी फॉर दिस. व्हाट इज द गोल्डन रूल ऑफन एसोसिएटेड विथ. ठीक है. ये क्वेश्चन मैं चाहता हूँ कि आप लोग एक बार कोशिश करें इसका आंसर देने के लिए. ठीक है. मैं तब तो थोड़ा पानी पी लेता हूँ, थोड़ा सा जुकाम भी लग रहा है. ओके. सॉरी इतना टाइम लेने के लिए. ठीक है. सो गोल्डन रूल जो है जनरली कहाँ पर आता है? रिलीजन और मोरालिटी के बीच में आता है. कहाँ आता है? रिलीजन और मोरालिटी के बीच में आता है. ठीक है. सो इस क्वेश्चन को मैं अभी छोड़ रहा हूँ. ठीक है.
क्योंकि देयर इज अ कंफ्यूजन बिटवीन द ऑप्शंस ऑल्सो, सो आई एम जस्ट लिविंग दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अगर आप लोगों को आंसर मिलता है सो प्लीज़ मेक श्योर करिए, कमेंट करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा डीले, यस, कैटेगोरिकल इंपेरेटिव, जस्ट अ मिनट। Okay, so which ethical theories is centered around the ideas of categorical imperative? So virtue ethics, deontology, consequentialism and moral relativism. तो देखिए वर्च्यू एथिक्स क्या होता है, डिपेंडिंग अपॉन वर्च्यू। डिओन्टोलॉजी मतलब क्या होता है, डिओन्टोलॉजी मतलब क्या होता है, वही मीन्स एंड। कॉन्सिक्वेंशलिज्म मतलब बात होगी केवल कॉन्सिक्वेंस की, और मोरल रिलेटिविज्म मतलब मोरल्स के ऊपर बात होगी, ठीक है। सो एथिकल थ्योरी इज सेंटर्ड अराउंड द आइडिया ऑफ कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव, कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव। द करेक्ट आंसर विल बी डिओन्टोलॉजी। अगर ये एक्सप्लेनेशन, मतलब अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए सो कमेंट करिएगा, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। सिंस द टाइम इज लेस सो आई एम just making it a fast pace so that each and everything should get covered. The principle of informed consent is most relevant in which context? In which context? Medical ethics किसका? informed consent, informed consent, informed consent मतलब की सहमति देना, ठीक है, वो साइन करवाते हैं। बिजनेस एथिक्स में क्या इन्फॉर्म्ड कंसेंट रहेगा, मतलब आप किसी से फर्जी डॉक्यूमेंट्स बना करके या फिर किसी लैंड के डॉक्यूमेंट्स पे आप साइन करा सकते हैं, दैट डज दैट कम्स अंडर एथिक्स? नो। एनवायरमेंटल एथिक्स नहीं, लीगल एथिक्स नहीं, बट मेडिकल एथिक्स इज द पोर्शन जहाँ पर ऑपरेशन थिएटर के अंदर जाने के पहले आपके गार्जियन या पेरेंट्स या आपके सगे संबंधी किसी ना किसी को एक पर्टिकुलर फॉर्म पे साइन करना पड़ता है कि दिस में रिजल्ट इन टू दैट, ठीक है, साइन करना पड़ता है, दैट इज इन्फॉर्म्ड कंसेंट एंड दिस इज अ पार्ट ऑफ मेडिकल एथिक्स, ओके। विच एथिकल अप्रोच प्रायोरिटाइज द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एक्शंस व्हेन डिटरमाइनिंग देयर मोरालिटी, व्हेन डिटरमाइनिंग देयर मोरालिटी? सो वर्च्यू एथिक्स, डिओन्टोलॉजी, यूटिलिटेरिज्म, मोरल एब्सोल्यूटिज्म, किसकी बात हो रही है? प्रायोरिटाइज एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ एक्शंस व्हेन डिटरमाइनिंग देयर मोरालिटी, किसकी बात हो रही है? प्रायोरिटाइज करेंगे कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एक्शंस पे। इसका आंसर कमेंट करिएगा, दिस क्वेश्चन इज इजी, सो प्लीज मेक श्योर करिए, कमेंट करिए। द क्वेश्चन नंबर इज 34, द क्वेश्चन नंबर इज 34, okay, this question is very easy, so please make sure to comment. The ethical theory of egoism suggests that individuals would act in the best interest of others, pursue their self-interest, follow universal moral rules, seek personal fulfillment through virtue. अब देखिए ईगोइज्म की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? ईगोइज्म की बात हो रही है। ईगोइज्म में क्या होगा? ईगोइज्म में केवल और केवल इंसान अपने बारे में सोचेगा, सो इट विल बी नॉट फॉर बेनिफिट ऑफ अदर, इट विल बी द बेनिफिट ऑफ सेल्फ, so the correct answer will be B. The correct answer will be B. Which ethical principle involves maintaining loyalty and trustworthiness? Trustworthiness, altruism, fidelity, consequentialism, justice, ठीक है। मेंटेनिंग लॉयल्टी एंड ट्रस्टवर्दीनेस, एथिकल प्रिंसिपल कौन सा है? द कॉल्ड इज फिडेलिटी, द कॉल्ड इज फिडेलिटी। ये सब वर्ड्स है, ठीक है, बट हाँ दिस प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल इन द पोर्शन ऑफ एथिक्स। एथिकल प्लूरलिज्म इज द व्यू that there is only one correct ethical theory, record हो रहा है, yes, there is only one correct ethical theory, moral truths are relative and subjective, ethical principles are diverse and may be equally valid in different situations, moral decisions should be made solely based on consequence, ठीक है। so there is only one correct ethical theory, क्या ये है? नहीं, ये नहीं है। moral truths are relative and subjective, ये भी नहीं है। ethical principles are diverse and may be equally valid in different situation, this may be answer, pluralism की बात हो रही। moral decisions should be made solely based on consequences, solely पूरी तरीके से नहीं, पूरी तरीके से नहीं होता, so the correct answer will be C. so ethical pluralism ऐसे लिखिएगा अपनी कॉपी में या नोट्स में, उसके सामने लिख दीजिएगा these are the principles diverse and may be equally valid in different situations, ऐसे situations में जो होता है उसको क्या कहते हैं? मोरल, क्या कहते हैं इसको? एथिकल प्लूरलिज्म। नेक्स्ट, व्हाट इज द कल्चरल रिलेटिविज्म इन एथिक्स? कल्चरल रिलेटिविज्म इन एथिक्स, द बिलीफ दैट कल्चर हैज नो इम्पैक्ट ऑन मोरल वैल्यूज, कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा मोरल वैल्यूज पे। द आइडिया दैट मोरालिटी इज डिटरमाइंड बाय सोसाइटी लॉ, सोसाइटी के लॉ के हिसाब से मोरालिटी डिफाइन होती है। इवेल्युएटिंग मोरल इशूज बेस्ड ऑन यूनिवर्सल प्रिंसिपल एंड अंडरस्टैंडिंग मोरल वैल्यूज विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्पेसिफिक कल्चर।
सो किसकी बात हो रही है? कल्चरल रिलेटिविज्म की बात हो रही है, एक पर्टिकुलर कल्चर से बात करेगा, ठीक है। सो मतलब क्या है कि अंडरस्टैंडिंग मोरल वैल्यूज विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्पेसिफिक कल्चर, विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्पेसिफिक कल्चर। अगर देखिए कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा, इफ़ यू हैव डाउट, इफ़ यू वांट मी टू एक्सप्लेन, प्लीज़ मेक श्योर करिए एक्सप्लेन करिए। हाँ, एक और ठाकुर करके एक स्टूडेंट है, उन्होंने एक मेरा मिस्टेक आइडेंटिफाई किया था, कमेंट में रीड कर लीजिए, मुझे अभी आंसर नहीं याद आ रहा, बट यस ही वॉज राइट। यस इट वॉज रिगार्डिंग फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट एंड साइंटिफिक मैनेजमेंट। आई गॉट कन्फ्यूज इन द प्रीवियस लेक्चर, बट थैंक्स टू हिम वो चीज़ रिजॉल्व हो गई। Which ethical theory asserts that actions are right if they promote the greatest overall happiness? Overall happiness की बात होगी तो कौन सा होगा? ओवरऑल हैप्पीनेस के बारे में बात होगी तो कौन सा होगा? यूटिलिटेरिज्म होगा। बार बार बता चुका हूँ, जन कल्याण के बारे में जहाँ सामूहिक कल्याण की बात होगी वो कौन सा होगा? यूटिलिटेरिज्म होगा। द कॉन्सेप्ट ऑफ डबल इफेक्ट इज ऑफन एसोसिएटेड विद विच एथिकल प्रिंसिपल? डबल इफेक्ट ये आपके उस नोट्स में दे रखा है 40 पेजेस के। अगर आपने ऊपर ऊपर से पढ़ा होगा तो आपको नहीं पता होगा, लेकिन आपको अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको इसका आंसर पता होगा। इट इज़ नॉन मेलिफिशियंस। अब मेलिफिशियंस का मतलब क्या होता है? फॉर इंग्लिश कमेंट इट डाउन, ठीक है, कमेंट करिए तो आपको चीज़ें और अच्छे से समझ में आ जाएगी। विच एथिकल थ्योरी एम्फोसाइजेज द इम्पॉर्टेंस ऑफ नेचुरल राइट्स एंड जस्टिस? नेचुरल राइट्स एंड जस्टिस के बारे में बात कौन करेगा? किसके बारे में? नेचुरल राइट्स एंड जस्टिस, ठीक है। यूटिलिटेरिज्म नहीं, जन कल्याण। डियोंटोलॉजी मीन्स एंड एंड्स, यस दिस में बी आंसर। वर्च्यू एथिक्स नहीं, अल्ट्रुइज्म नहीं। द करेक्ट आंसर विल बी डियोंटोलॉजी, द करेक्ट आंसर विल बी डियोंटोलॉजी। फिडेलिटी इज एन एथिकल प्रिंसिपल एंड इट इज रिलेटेड टू लॉयल्टी एंड कीपिंग प्रॉमिस। अभी जस्ट डील हुआ था सिमिलर क्वेश्चन, सो द करेक्ट आंसर विल बी लॉयल्टी एंड कीपिंग प्रोमिसेस। The trolley problem is often associated to explore ethical dilemmas in which ethical theory? This is a very good question. This is an important question. This is very very important question. Trolley problem was utilitarianism में, ठीक है। अब ट्रॉली प्रॉब्लम क्या होती है चाहते हैं मैं एक्सप्लेन करूँ, मैं नेक्स्ट वीडियो में लेते आऊँगा, वरना जस्ट आस्क मी, कमेंट करेंगे, मैं आंसर आपके उसी में लिख दूंगा अगर आपको नहीं पता तो, ठीक है। आस्क पूछेंगे तो मैं बता दूंगा। What does conflict of interest refers to in ethics? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑब्वियस सी बात है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट सबको होता है। डिफरिंग कल्चरल वैल्यूज एंड बिलीफ नहीं, ऐसा नहीं है। सिचुएशन वेयर एन इंडिविजुअल पर्सनल इंटरेस्ट में इंटरफेयर विद देयर पर्सनल ऑब्लिगेशन, दिस मे बी अ केस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। डिसएग्रीमेंट्स बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड ऑन मोरल इशूज, दैट मे बी अ केस। द क्लास ऑफ यूटिलिटेरिज्म डियोंटोलॉजिकल प्रिंसिपल नहीं, ये नहीं होता कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मतलब क्या होगा? कॉन्फ्लिक्ट है, क्लैश हो रही है दो चीज़ों का, तो कब हो सकता है कि इंडिविजुअल के मोरल इश्यूज के बीच में हो सकता है, लेकिन क्या सिचुएशन वेयर एन इंडिविजुअल पर्सनल इंटरेस्ट में इंटरफेयर देयर प्रोफेशनल ऑब्लिगेशन। पर्सनल इंटरेस्ट आपका, मान लीजिए अभी मूवी देखना है, मान करिए मन कर रहा है आपका मूवी देखने का, बट आपका जो ऑब्लिगेशन है, नॉट प्रोफेशनल ऑब्लिगेशन बट इट इज़ एन ऑब्लिगेशन फॉर यू टू स्टडी हार्ड फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन, so that comes under your professional obligation. So this is a conflict of interest, this is a conflict of interest in the case of ethics. The principle of autonomy suggests that individual have the right to individual principle of autonomy, autonomy के बारे में बात होगी तो autonomy मतलब क्या हो गया? खुद ही से सब कुछ करना, ठीक है, ऑटोनोमस रहना, ठीक है। सो प्रिंसिपल ऑफ ऑटोनॉमी सजेस्ट दैट मेक देयर ओन डिसीजन एंड चॉइसेस, मैक्सिमाइज ओवरऑल हैप्पीनेस, कभी ओवरऑल हैप्पीनेस के बारे में बात नहीं होगी ऑटोनॉमी की उसमें। फॉलो यूनिवर्सल मोरल लॉ, जरूरी नहीं है। परस्यू देयर ओन सेल्फ इंटरेस्ट, ये भी जरूरी नहीं है। करेक्ट आंसर विल बी मेक देयर ओन डिसीजन चॉइसेस, यहाँ पर आ जाता है ऑटोनॉमी का। आप पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट कब होते हैं? जब आप अपने खुद की डिसीजन और खुद की आप चॉइसेस ले सकते हैं, ठीक है। विच एथिकल थ्योरी आर्ग्यूज दैट एक्शंस आर इंट्रिंसिकली right or wrong regardless of their consequences, regardless of their consequences? virtue ethics, deontology। अब किसके बारे में बात हो रही है? that actions are intrinsically right or wrong, ठीक है। किसके बारे में बात हो रही है? एक्शंस के बारे में बात हो रही है। एक्शंस राइट या रॉन्ग हो सकते हैं लेकिन कॉन्सिक्वेंसेस नहीं। मैंने बताया था मीन्स एंड एंड, मीन्स कैसा भी लो, एंड आपका बढ़िया होना चाहिए। कौन बात करता है? डियोंटोलॉजी, ठीक है। यूटिलिटेरियन कैलकुलस
involves calculating the happiness or pleasure an action will produce, applying virtue, resolving conflict, assessing cultural context. क्या बताया था? हैप्पीनेस, खुशहाली, सबकी खुशहाली के बारे में बात करेगा. यूटिलिटेरियनिज्म, कैलकुलस, उसी से रिलेटेड होगा. इन एथिक्स नॉन मेलिफिसेंस मीन्स, देखिए आ भी गया, ट्रीटिंग इंडिविजुअल विथ फेयरनेस एंड इम्पार्शलिटी, डूइंग नो हार्म एंड प्रिवेंटिंग harm to other, maximizing overall happiness or pleasure, pursuing self interest और personal gain. अब देखिए यहाँ किसकी बात हो रही है? पर्सनल गेन के बारे में बात हो रही है. यहाँ वर्ड क्या आ जाएगा? ईगो. ठीक है. मैक्सिमाइजिंग ओवरऑल हैप्पीनेस कौन सा वर्ड आ जाएगा? यूटिलिटेरिज्म. डूइंग नो हार्म एंड प्रिवेंटिंग हार्म टू अदर, दिस मे बी अ केस. ट्रीटिंग इंडिविजुअल विथ फेयरनेस एंड इम्पार्शियलिटी, ये नहीं आएगा. ये किस में आता है? ये आपका जस्टिस में आता है. सो द करेक्ट आंसर विल बी बी. The ethical principle of altruism involves acting in one's own interest, prioritizing the consequence, promoting the greatest overall happiness, selfless concern for the well-being of others. किसकी बात हो रही है? altruism की बात हो रही है. altruism की बात हो रही है. So देखिए, पहले तो acting in one's own interest मैंने कहा था, सेल्फ की बात होगी तो क्या आएगी? बात ईगो की आएगी. ईगोइज्म, ethical egoism. Prioritizing the consequence of an action, consequence of an action के बारे में बात हो रही है. So means and end, मतलब मीन्स के बारे में ज़्यादा बात हो रही है, एंड्स के बारे में नहीं. तो इट विल बी इधर डियोंटोलॉजिकल और टेलियोलॉजिकल. सो बी इज नॉट एन आंसर, ए इज नॉट एन आंसर. प्रोमोटिंग द ग्रेटेस्ट ऑफ ओवरऑल हैप्पीनेस, हमेशा बात कर चुका हूँ किसका? ये होता है अल्ट्रुइज्म का. सेल्फलेस कंसर्न फॉर वेलबींग ऑफ अदर इज द अल्ट्रुइज्म. विच एथिकल प्रिंसिपल, एथिकल थ्योरी इज प्राइमरली कंसर्न विद द कॉन्सेप्ट ऑफ राइट्स. वर्च्यू एथिक्स, डियोंटोलॉजी, एथिकल रिलेटिविज्म. किसके बारे में बात हो रही है? कॉन्सेप्ट ऑफ राइट के बारे में बात हो रही है. कॉन्सेप्ट ऑफ राइट पढ़े होंगे तो आप लोगों को पता होगा. इट इज अ पार्ट ऑफ डियोंटोलॉजी. डियोंटोलॉजी इज अ पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट ऑफ राइट्स अप्रोच. याद होगा, राइट्स अप्रोच. ठीक है, राइट्स अप्रोच. द वेल ऑफ इग्नोरेंस, वेल मतलब एक तरीके का डॉक्टर स्ट्रेंज के पीछे जो होता है, ठीक है, जो उड़ता हुआ रहता है, दैट इज वेल ऑफ इग्नोरेंस. वेल, दैट इज वेल. ठीक है. वेल ऑफ इग्नोरेंस मतलब पूरी तरीके से इग्नोर करना. इज अ थॉट एक्सपेरिमेंट एसोसिएटेड विद विच एथिकल प्रिंसिपल. ठीक है, दैट इज बेनिफिशियंस, जस्टिस. इग्नोरेंस के बारे में बात हो रही है. कॉन्सिक्वेंशलिज्म, मोरल एब्सोल्यूटिज्म नहीं. द करेक्ट आंसर इज जस्टिस. द करेक्ट आंसर इज जस्टिस. देखिए मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि एथिक्स वाले लेक्चर अच्छे से कवर हुआ है. सो उसमें जो जो पोर्शन थोड़े बहुत जो बच गए वो आप MCQ से मैं कवर करा रहा हूँ. veil of ignorance will comes under your justice. Which ethical theory focuses on the importance of moral character in guiding action? moral character के बारे में कौन बात करेगा? देखिए बार बार यूटिलिटरिज्म का मतलब आ रहा है, मैं बार बार बता करके थक चुका हूँ. इट वोंट बी द आंसर. डियोंटोलॉजी मतलब मैं बता चुका हूँ कई बार. सो इट वोंट बी द आंसर. मोरल कैरेक्टर के बारे में बात होगी. मोरल कैरेक्टर, इंपॉर्टेंस ऑफ मोरल कैरेक्टर इन गाइडिंग एक्शन. The correct answer will be virtue ethics. The correct answer will be virtue ethics. Okay. The principle of veracity in ethics refers to seeking the truth and being honest, respecting cultural diversity, promoting overall happiness for the majority, maximizing self interest. The correct answer will be, देखिए veracity का मतलब क्या होता है? वेरासिटी का मतलब होता है सीकिंग द ट्रुथ एंड बीइंग ऑनेस्ट. सो द करेक्ट आंसर विल बी ए. द करेक्ट आंसर विल बी ए. अब देखिए ये क्या है? ये वर्ड है, वेरासिटी वर्ड है. एंड ये वर्ड का मीनिंग ही क्या है? सीकिंग द ट्रुथ एंड बीइंग ऑनेस्ट. सो एथिक्स से रिलेटेड कुछ वर्ड्स हैं. ठीक है, उन वर्ड्स के बारे में आपको जानकारी रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जो आपके स्कोर्स को सबसे ज़्यादा हाई कर सकता है. Which ethical theory suggests that actions are morally right if they align with universally accepted rules? ठीक है, कौन सी ऐसी थ्योरी है जो ये बताती है कि आपकी जो एक्शंस है वो अगर मोरली राइट है, और तभी राइट है जब आपका जो आपने एक्शन लिया वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड रूल है. कौन सा होगा? यूनिवर्सली एक्सेप्टेड रूल. वर्च्यू एथिक्स, डियोंटोलॉजी, कॉन्सिक्वेंशलिज्म, एथिकल रिलेटिविज्म. द करेक्ट आंसर विल बी deontology. The correct answer will be deontology. The doctrine of double effect is often called in the context of doctrine of double effect. ये उसमें भी है आपके, किसमें? आपके जो नोट्स है उसमें भी है. इट इज योर मेडिकल एथिक्स.
इट इज़ योर मेडिकल एथिक्स। सो दो चीज़ें हमने मेडिकल एथिक्स के बारे में देखा, एक डबल इफेक्ट, एक कंसेंट वाला, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग, व्हाट डज द प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी इन यूटिलिटेरिज्म एडवोकेट फॉर? प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, परस्यूइंग ओन सेल्फ इंटरेस्ट, नहीं। मैक्सिमाइजिंग ओवरऑल हैप्पीनेस और प्लेजर, सही, ठीक है। वो कौन सा है? यही होगा आपका किसका, यूटिलिटी का। ऑब्वियस बात है, प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी के बारे में बात हो रही है, यूटिलिटेरिज्म के बारे में बात हो रहा है, मैक्सिमाइजिंग ओवरऑल हैप्पीनेस और प्लेजर। इतनी बार मैं ये चीज़ बता चुका हूँ, आप तो आंखें बंद करके ये चीज़ आप टिक कर सकते हैं। विच एथिकल थ्योरी फोकसेस ऑन द रोल ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज व्हेन इवेल्युएटिंग मोरल एक्शन? अब यहाँ पर आते हैं किसके बारे में, मीन्स के बारे में बात नहीं हो रही है, लेकिन किसके बारे में बात हो रही है, आपके मोरल एक्शंस के बारे में, आपके बारे में कॉन्सिक्वेंसेज के बारे में बात हो रही है। विच एथिकल थ्योरी focuses on the role of consequence when evaluating moral action? It will be your utilitarianism, ठीक है। रोल ऑफ कॉन्सिक्वेंस, रोल के बारे में बात हुई है, ठीक है, रोल ऑफ कॉन्सिक्वेंस। अगर इसमें कुछ टेलियोलॉजिकल दिया होता तो हाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन बढ़ता, लेकिन हाँ इट विल बी कम्स अंडर ओवरऑल अम्ब्रेला ऑफ यूटिलिटेरिज्म। The cultural imperialism critique in ethics suggests that ethical principles should be universally applied across all culture. Cultural diversity should be respected and acknowledged in ethical discussions. Some cultures are inherently superior in terms of ethical values. Cultural values have no impact on ethical decision making. देखिए इंपीरियलिज्म के बारे में बात हो रही है, ठीक है। ये वर्ड अगर आपने नहीं भी सुना है तो उसके लिए भी एक तरीका है। उसके लिए तरीका क्या है कि कल्चरल इंपीरियलिज्म, इंपीरियलिज्म का वर्ड जो होगा वो आपने सुना होगा पहले, कब सुना होगा, इंपीरियल पावर, ठीक है, ड्यूरिंग योर मॉडर्न हिस्ट्री टाइम, जब आप लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री का पढ़ा होगा तब आपको पता होगा। कल्चरल इंपीरियलिज्म क्रिटिक इन एथिक्स सजेस्ट दैट एथिकल प्रिंसिपल, क्रिटिक क्या सजेस्ट करते हैं, क्रिटिक जो उसकी बुराई करते हैं या टीका टिप्पणी करते हैं उनको कहते हैं योर क्रिटिक, ठीक है, या टीका टिप्पणी जो भी करेगा वो। एथिकल प्रिंसिपल शुड बी यूनिवर्सली अप्लाइड अक्रॉस ऑल कल्चर। कल्चरल डाइवर्सिटी शुड बी रिस्पेक्टेड एंड एक्नॉलेज्ड इन एथिकल डिस्कशंस। यस, दिस विल बी द क्रिटिक कल्चरल इंपीरियलिज्म। जहाँ पर कल्चरल इंपीरियलिज्म की बात आएगी तो वहाँ पर कल्चर को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी। इंपीरियलिज्म की बात हो रही है, ठीक है। सो वहाँ पर कल्चरल को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी। सो कल्चर को अगर प्रायोरिटी दी जाएगी, सो कल्चरल डाइवर्सिटी should be respected and acknowledged in ethical discussion. That will be the correct answer. In ethics, principalism refers to the belief in universal moral principles. प्रिंसिपलिज्म की बात हो रही है, प्रिंसिपलिज्म की बात हो रही है, ठीक है। सो द स्टडी ऑफ एथिकल डिलेमास, नहीं। The use of consequentialist principles to guide action, नहीं। ethical, the application of a set of ethical principles to resolve moral issues, this is what principalism is। सिद्धांतिक तौर पे that is principalism, ठीक है, जहाँ पर आपके पास सेट ऑफ एथिकल प्रिंसिपल है ताकि कभी ऐसा मोरल इश्यूज अगर आए तो उसको रिजॉल्व किया जा सके, ठीक है। अभी इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे वरना कंफ्यूज हो जाएंगे, तो याद रखिएगा, लिख लीजिएगा, प्रिंसिपलिज्म इज एप्लीकेशन of a set of ethical principle to resolve moral issues, which ethical principle emphasize doing good, ये आगे नहीं बढ़ा, which ethical principle emphasize doing good and promoting the well-being of other के बारे में बात कौन करेगा, बेनिफिशियंस बात करेगा, ये चीज डील कर चुके हैं पहले भी, ठीक है। मोरल एब्सोल्यूटिज्म asserts that ethical principles are culturally determined. There are no objective moral truth. Some actions are always right or wrong regardless of the context of or consequence. Ethical decisions should prioritize the majority's happiness. किसके बारे में बात हो रही है, मोरल एब्सोल्यूटिज्म के बारे में बात हो रही है। सो इट विल बी योर some actions are always right or wrong regardless of the context or consequence, ये डील कर चुके मोरल एब्सोल्यूटिज्म। अब अगर मैं टाइम नहीं लूँगा, बहुत एक्चुअली में इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम टू मेक यू अंडरस्टैंड एग्जांपल्स वगैरह दे करके, तो अभी फिलहाल के लिए क्योंकि समय कम है
और समय को मद्देनजर रखते हुए दिस प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल, आपका जो समय की इंपॉर्टेंस, तो जितना आप मुझे समय दे रहे हैं उतना मैं चाहता हूँ कि बढ़िया तरीके से यूटिलाइज हो जाए। सो आप एक पीस ऑफ पेपर लीजिए, बस मोरल एब्सोल्यूटिज्म लिखिए, उसके सामने लिख दिए सम एक्शंस आर ऑलवेज राइट और रॉन्ग रिगार्डलेस ऑफ द कॉन्टेक्स्ट और द कॉन्सिक्वेंस। ठीक है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एथिक्स व्हाट डज ईगोइज्म एडवोकेट्स फॉर। अब देखिए ईगोइज्म के बारे में बात हो रही तो किसके बारे में बात होगी, खुद के बारे में, एक इंडिविजुअल के बिलीफ के बारे में बात होगी। सो पुटिंग अदर इंटरेस्ट बिफोर वंस और नहीं, परस्यूइंग सेल्फ, यही होगा आंसर। फॉलोइंग यूनिवर्सल नहीं होगा, ओवरऑल हैप्पीनेस मेजॉरिटी नहीं होगा। द प्रिंसिपल ऑफ डबल इफेक्ट, ये हो चुका है प्रिंसिपल ऑफ डबल इफेक्ट। ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ डबल इफेक्ट विल बी इज ऑफन, नहीं डबल इफेक्ट के बारे में बात हुई है लेकिन हमने डबल इफेक्ट का ये वाला क्वेश्चन नहीं डील किया। क्यों? क्योंकि इट इज यूज टू एड्रेस मोरल डिलेमास। मोरल डिलेमास किसके साथ रिलेट करेगा ये, डबल इफेक्ट को। अब डबल इफेक्ट याद करिए क्या होता है डबल इफेक्ट, एंड देन इट विल कम अंडर यूथेनेशिया एंड एंड ऑफ लाइफ केयर, एंड ऑफ लाइफ केयर, एंड ऑफ लाइफ केयर। ओके। Which of the following principles are typically associated with value education? With value education. एक सेकंड, थोड़ी सी तबीयत नासाज है इसीलिए मैंने पॉज कर दिया था। ठीक है, छींके आ रही थी, टाइम वेस्ट होता है आप लोगों का। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स आर टिपिकली एसोसिएटेड विद वैल्यू एजुकेशन, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड कंजर्वेशन, साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, कल्चरल डाइवर्सिटी एंड टॉलरेंस। अब इसमें से आपको चूज करना है, इसमें से आपको चूज करना है किसके बारे में बात हो रही है, वैल्यू एजुकेशन के बारे में बात हो रही है, वैल्यू एजुकेशन के बारे में बात हो रही है। सो यहाँ पर देखेंगे वैल्यू एजुकेशन मतलब क्या हो गया, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड कंजर्वेशन, ठीक है, साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, कल्चरल डाइवर्सिटी एंड टॉलरेंस। ये तीन चीज, चार चीज़ें हैं। तो अब आप ऐसे सोचिए वैल्यू क्या होता है, गुण। आप ऐसे सोचिए आप अपने बच्चों को कौन सा गुण सिखाएंगे, साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट सिखाएंगे? नहीं, दे विल लर्न बाय देयर ओन। जितना ज़्यादा वो इच्छुक रहेंगे, जानने के क्यूरियस रहेंगे, उतना ज़्यादा वो सीखेंगे। सो this doesn't comes under that particular question, so the correct answer will be A, C and D. So it will be A, C and D. Correct answer will be C, A, C and D. Which of the underlying which of the following are the encompassing principle underlying the successful implementation of value education? Successful implementation of value education: conviction, critical thinking, courage, connection and commitment. ठीक है, कमिटमेंट एंड कुछ और बचा, नहीं कुछ और नहीं बचा, ई, हाँ करेज बचा, करेज बचा। ठीक है। सो इसमें चूज करना है वापस से, क्या पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एनकम्पासिंग प्रिंसिपल अंडरलाइंग सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन ऑफ वैल्यू एजुकेशन। सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन, सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन ऑफ वैल्यू एजुकेशन कैसे डिटरमाइन करेंगे, इट विल बी डिटरमाइंड बाय कन्विक्शन, ठीक है, साथ में क्या, कनेक्शन, कनेक्शन जैसा कुछ नहीं होता, क्रिटिकल थिंकिंग यस, कमिटमेंट यस, ये तीन चीज़ें प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल। अब कन्विक्शन क्या होता है, ठीक है, कन्विक्शन क्या होता है, कन्विक्शन होता है कि जहाँ पर एक पर्टिकुलर बिलीफ को पूरी तरीके से पकड़ लेना, ठीक है। सो वैल्यू एजुकेशन में क्या होता है, ये एक पर्टिकुलर बच्चे को या इंसान को कि वो अपने पूरी तरीके सिद्धांत पर पूरी तरीके से खड़ा रहे, जो भी उन्हें उसने सीखा हो, उसको कन्विक्शन कहते हैं। कनेक्शन मतलब एक ऐसा रिलेशनशिप जहाँ पर एक पर्सन या एक आइडिया उसके साथ पूरी तरीके से लिंक हो गया हो, ठीक है। सो मतलब क्या हो गया, कनेक्टिंग द वैल्यूज लर्न इन द रियल लाइफ, रियल लाइफ के साथ, ठीक है। क्रिटिकल थिंकिंग मतलब क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, क्रिटिकल थिंकिंग मुझे बताने की जरूरत नहीं है। सो बेसिकली क्या होगा, कन्विक्शन एंड क्रिटिकल थिंकिंग एंड कमिटमेंट आर द थ्री मेजर पोर्शन वेयर it it will determine the implementation of value education, it will determine the implementation of value education. The Buddhist communication theory is simple and one sided. The Buddhists understood communication as social and moral act. Now there are two statement, Buddhist communication theory is simple and one sided, ठीक है। अब इसके बारे में आप लोग ज़्यादा जानते नहीं, बात यह है बुद्धिस्ट थ्योरी एंड ऑल के बारे में आप लोग ज़्यादा जानते नहीं। अब बुद्धिस्ट कम्युनिकेशन थ्योरी क्या कहते हैं, एक
मानते हैं कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ कम्युनिकेशन को मानते हैं, जहाँ पर इंटरडिपेंडेंस होता है आपके जो बात कर रहा है और जो सुन रहा है उसके बीच में. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज, ये सिंपल और वन साइडेड नहीं होता, ये कॉम्प्लेक्स होता है. सो स्टेटमेंट वन इज रॉन्ग, स्टेटमेंट वन इज रॉन्ग एंड स्टेटमेंट टू इज करेक्ट. सो द आंसर विल बी 4 और डी. The student induction program plays a very crucial role in helping new students transition into higher education. आप लोगों ने जब ग्रेजुएशन किया होगा या कर रहे होंगे तो आप लोगों को ये चीज़ का आइडिया होगा कि इंडक्शन प्रोग्राम में क्या होता है. ठीक है, बच्चों को लाया जाता है, उनको लैब्स दिखाई जाती है, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाया जाता है, उनको बताया जाता है किस तरीके से रहना है, किस तरीके से क्या करना है. So the student induction program orientation and support to new student, familiarizing them with the academic environment, campus facilities and available support services. ठीक है, ये assertion रीजन है, इस बात को ध्यान में रखिएगा. तो बात है ट्रांजिशन की, ट्रांजिशन हो उनका, जैसे प्राइमरी एजुकेशन 12 तक रहता है, उसके बाद कॉलेज में जाते हैं, तो इंडक्शन प्रोग्राम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो ये क्या, अब मैंने आपको पहले बताया था, असर्शन और रीजन के बीच में बिकॉज स्टेटमेंट अगर आप लगा देते हैं, केवल बिकॉज लगा देते हैं, सो वहाँ से चीज़ें आपको आंसर तुरंत दिख जाती है. सो वापस से स्टेटमेंट पढ़ते हैं, बिकॉज लगा के पढ़ते हैं. द स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम प्लेज अ क्रूशियल रोल इन हेल्पिंग न्यू स्टूडेंट ट्रांजिशन इनटू हायर एजुकेशन बिकॉज द स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम ओरिएंटेशन एंड सपोर्ट टू न्यू स्टूडेंट, familiarizing them with the academic environment, campus facility and available support. So the correct answer will be both A and R are true and the reasons is correct, and the reason is correct. So answer will be A or 1. The goal of student induction program initiated by UGC in institution of higher learning are inculcate the emotional or intellectual energy of and values of higher education institution, improvement of infrastructure in premier institution of the country, develop the coherent competence and kindle a positive attitude in the new entrants, cultivate a sense of intimacy and an awareness of privileges and responsibility. अब देखिए इंडक्शन प्रोग्राम आप सब लोगों ने किया है, कहीं और मत देखिए, जस्ट फील इट. यूजीसी को अभी छोड़ दिए, ठीक है, यूजीसी को अभी छोड़ दिया, अभी बस दिमाग में लाई इंडक्शन प्रोग्राम में क्या क्या होता है. ठीक है, इमोशनल और इंटेलेक्चुअल एनर्जी एंड वैल्यूज ऑफ हायर एजुकेशन. वैल्यू कितना है, हाइफर लिखा हूँ, गलत है, हायर है. ठीक है, सो दिस मे बी अ केस. इंप्रूवमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन प्रीमियर इंस्टीट्यूशन ऑफ द कंट्री, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ये कहीं से भी नहीं होगा. क्यों? क्योंकि बात किसकी हो रही है, स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम के बारे में बात हो रही है. डेवलप की स्पेलिंग मैंने गलत टाइप कर दिया, सॉरी फॉर दिस. डेवलप द इनहेरेंट कॉम्पिटेंस एंड किंडल अ पॉजिटिव एटीट्यूड, बिल्कुल 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 ये हो सकता है. एंड द लास्ट वन इज कल्टिवेट अ सेंस ऑफ इंटीमेसी एंड अवेयरनेस. सो द करेक्ट आंसर विल बी ए, सी एंड डी, ए, सी एंड डी. ओके, द मेन पर्पज ऑफ एस्टैब्लिशिंग नवोदय स्कूल्स आर, the main purpose of establishing Navodaya schools are, एक सेकेंड, promoting universal literacy, providing good education in rural areas, reduce dropout rates among rural, ठीक है, and increasing number of schools in rural areas. So अब देखिए मेन नवोदय स्कूल्स कहाँ पर दिखेंगे, नवोदय स्कूल्स आपको जनरली दिखते हैं दूर दराज इलाकों में ज़्यादा दिखते हैं. सो ये किस चीज़ के लिए इसको इम्प्लीमेंट किया गया, इस्टेब्लिश किस लिए किया गया, ताकि हर घर तक एजुकेशन पहुँचे, बढ़िया तरीके से पहुँचे, गुड एजुकेशन इन रूरल एरियाज. द करेक्ट आंसर विल बी बी और ऑप्शन 2. ठीक है, नेक्स्ट, which one of the following is the aim of value education, aim of value education. ठीक है, aim of value education, to inculcate moral values, to inculcate social value, to inculcate वैल्यू एजुकेशन की बात हो रही है, किसके बारे में बात हो रही है, वैल्यू एजुकेशन के बारे में बात हो रही है. सो यहाँ पर सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक से मतलब नहीं रहता, मोरल वैल्यूज से ज़्यादा इत्तेफाक रखती है क्या, आपकी वैल्यू एजुकेशन. ठीक है, which of the following 4 pillars of education mentioned in Delos Commission report reflects the Indian value of Vasudhaiva Kutumbakam, बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ठीक है,
Which of the following four pillars of education mentioned in the Delos Commission report? Delos Commission report is also a name which is important. Reflect the Indian value of Vasudhaiva Kutumbakam. ठीक है, इट इज नथिंग बट लर्निंग टू लिव टुगेदर. अगर आप वसुधैव कुटुंबकम का भी मतलब जानते हैं तो आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं. नाउ मैच द फॉलोइंग करना है आपको. ठीक है, मैच में क्या है, स्टेज 1 है, स्टेज 2 है, स्टेज 3 है, स्टेज 4 है. दीज आर द 4 स्टेजेस. एंड उसके बाद आपका जो आपके राइट हैंड साइड पर है वहाँ पर क्या है, वहाँ पर आपके लिस्ट दे रखी है जहाँ पर वैल्यू कलेक्शन थ्रू इन्विटेशन है, इनर इवैल्यूएशन है, वैल्यू कंसोलिडेशन है, वैल्यू क्लैरिफिकेशन है. ठीक है, अब देखिए आपको ये चीज़ें थोड़ा सा ध्यान में रखनी पड़ेंगी. ये होता है स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट. ये जो आपका स्टेज 1 2 3 4 है, ये कौन सा है, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट होता है. क्या होता है, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट होता है किसी चाइल्ड का. ठीक है, सो अब देखिए स्टेज 1 में क्या होगा, सबसे पहले अगर बच्चा छोटा है तो क्या होगा, वैल्यू को कंसोलिडेट करेगा. ठीक है, उसके बाद क्या करेगा, सबसे पहले क्या करेगा, सबसे पहले वो वैल्यू को क्लैरिफाई करेगा कि क्या ये चीज़ सही है कि नहीं है. ठीक है, उसके बाद दूसरा स्टेट होगा कि वैल्यू कलेक्शन थ्रू इन्विटेशन. एंड देन आफ्टर दैट इट विल बी थर्ड स्टेज जहाँ पर आता है आपका वैल्यू कंसोलिडेशन. एंड एट स्टेज 4 इट विल बी इनर इवैल्यूएशन. ठीक है, ये आप उस नोट्स में देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा. ठीक है, नहीं मिलता है अगर आपको कहीं पर, सो प्लीज़ मेक श्योर करिए, कमेंट कर दिया, मैं आपको सेंड कर दूंगा. ठीक है, डॉक्यूमेंट्स इसका सेंड कर दूंगा स्टेज 1 2 3 4 का. सो इसके लिए द करेक्ट आंसर विल बी सी. द करेक्ट आंसर विल बी सी. ठीक है, मुझे पता है मैं थोड़ी जल्दी में करा रहा हूँ, चीज़ों को पूरा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वही बात है समय बचाने के लिए. अगर कहीं पर भी डाउट है कमेंट करिएगा, मैं आई विल क्लैरिफाई इट. ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब वैल्यू एजुकेशन? इट इज़ अ कोर्स इन मोरल साइंस. नहीं, इट इज़ नॉट जस्ट अ कोर्स. इट टॉक्स अबाउट रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट फॉर वंस ओन एक्शन. ऐसा कहीं पर कुछ नहीं है. ठीक है, स्टूडेंट ऑब्जर्व एंड इमिटेट अडल्ट बिहेवियर. एक सेकंड. ओके, यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है मुझे लग रहा है. वैल्यू क्लासिफिकेशन, वैल्यू कलेक्शन. ओके, हाँ यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ मुझे भी लगा. ठीक है, एक सेकंड, आई विल जस्ट क्लियर इट. यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ है. स्टेज 1 स्टेज 2 स्टेज 3 स्टेज 4 जो है, यहाँ पर किसी बात हो रही, वैल्यू एजुकेशन के बारे में बात हो रही है. ठीक है, अब ये वैल्यू एजुकेशन जो होता है, वैल्यू एजुकेशन में स्टेज 1 जो होता है वो 2 से 7 साल के लिए बच्चों के लिए होता है. मैं क्लियर कट लिख दूँ, 2 से 7 साल के बच्चों के लिए होता है. उसके बाद आपका आता है स्टेज 2. स्टेज 2 में क्या 7 से 11 के लिए होता है. एंड देन ऐसे करके अलग अलग होता है. ठीक है, सो अब देखिए सबसे पहले क्या होता है, स्टेज 1 में, स्टेज 1 जो आपका रहता है, स्टेज 1 में इनर इवैल्यूएशन स्टार्ट होता है. ठीक है, यहाँ मैंने गलती कर दी थी, आई एम सॉरी फॉर दिस. स्टेज 1 में मुझे अभी याद आया, स्टेज 1 में क्या होगा, इट विल बी इनर इवैल्यूएशन. सो 1 का आंसर क्या होगा, 2. इकलौता ऑप्शन यही है, बाकी आप मैच कर लीजिएगा. सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर. करेक्ट आंसर विल बी ए. ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं. बेस्ट डिस्क्राइब एजुकेशन. हाँ, हमने ये कोई यही क्वेश्चन कर रहे थे. सो देखिए, देखेंगे अगर ध्यान से, स्टूडेंट किसके बारे में बात हो रही है, वैल्यू एजुकेशन के बारे में बात हो रही है. किसके बारे में बात हो रही है, वैल्यू एजुकेशन के बारे में बात हो रही है. स्टूडेंट ऑब्जर्व्स एंड इमिटेट एडल्ट बिहेवियर पर्टिकुलरली दैट ऑफ देयर ओन पेरेंट्स. करेक्ट. स्टूडेंट इन्वेस्टिगेट एंड एक्सप्लोर देयर ओन इनर सेल्फ. करेक्ट. इट एनकरेजेस स्टूडेंट टू फिक्स देयर प्लेस इन देयर लाइफ. दिस इज ऑल्सो करेक्ट. जहाँ पर वो महत्वपूर्ण डिसीजन लेते हैं, इंजीनियरिंग करना है कि डॉक्टरी करना है, दिस आर ऑल द थिंग्स. भले वो वैल्यू से रिलेटेड ना हो, बट मैं एक एग्जाम्पल दे करके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. द करेक्ट आंसर विल बी सी डी एंड ई. Which of the following categories of colleges is primarily intended for creating work-ready manpower on a large scale? Work-ready manpower in large scale. ठीक है, अब ये कौन सा होगा, ये ऐसी जगह पर होगा, ऑटोनोमस कॉलेज नहीं, कम्युनिटी कॉलेज इसमें भी ना, एग्रीकल्चर कॉलेज नहीं, टेक्निकल कॉलेज नहीं. रेडी मैन पावर ऑन अ लार्ज स्केल. अब आप कहेंगे टेक्निकल कॉलेज क्यों नहीं, बीटेक वाले बहुत सारे घूम रहे हैं. नहीं, ऐसा नहीं है. ठीक है,
प्राइमरली इंटेंडेड, क्या बोला गया, प्राइमरली इंटेंडेड, इंटेंशन क्या था उसको बिल्ड करने का, कि मैन पावर बहुत ज़्यादा बढ़े। ये किस केस में था, कम्युनिटी कॉलेज में था। ठीक है, कहाँ पर था, कम्युनिटी कॉलेज में था। तो कम्युनिटी कॉलेज होता है आपका कुछ इस तरीके से कि 4 ईयर के ग्रेजुएशन के पहले आपको एक और कॉलेज रहता था। ठीक है, ये थोड़ा सा पायलट मोड में शुरू किया गया था, बाद में इसको ख़त्म कर दिया गया था। सो दिस इज़ फॉर प्योर बी, आंसर विल बी करेक्ट। ठीक है, आइडेंटिफाई वैल्यू रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशनल एथोस, ऑर्गेनाइजेशनल एथोस कह लीजिए, कैरेक्टर कह लीजिए। ठीक है, सो टीम वर्क, प्रोडक्टिविटी, changes in global content, financial security, humility in dealing with other concern। ठीक है, और क्या, टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज। इसमें से चूज करना है, इसमें से चूज करना है कौन कौन सा सही होगा। अब देखिए, ऑर्गेनाइजेशनल एथोस के बारे में बात हो रही है, ऑर्गेनाइजेशनल एथोस के बारे में बात हो रही है। सो टीम वर्क, यस दैट प्लेज अ क्रूशियल रोल। प्रोडक्टिविटी, यस दैट ऑल्सो प्लेज अ क्रूशियल रोल। चेंजेस इन ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट मतलब नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन से रिलेट की बात करो, मैनेजमेंट का थोड़ा बहुत पोर्शन आएगा। फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं, इससे भी डील नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशनल एथोस है। ठीक है, सिक्योरिटी के बारे में बात नहीं करेगा। ह्यूमिलिटी इन डीलिंग विद अदर कंसर्न, ह्यूमिलिटी इन डीलिंग विद अदर कंसर्न, यस दैट मे कम्स अंडर, क्यों, क्योंकि एथोस कंडक्ट के बारे में बात हो रहा है। ठीक है, टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज नहीं, इसके बारे में बात नहीं होगा। सो एथोस के बारे में बात हो रहा है, इस चीज़ को ध्यान में रखें। टीम वर्क, प्रोडक्टिविटी एंड टेक्नोलॉजिकल रिसोर्स, दैट इज 1, 2 and 5। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4, 1, 2 and 5। नाउ values are linked to, values are linked to विजन, इमेजिनेशन, क्रिएशन एंड मिशन। विजन, इमेजिनेशन, क्रिएशन एंड मिशन। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करिए, कमेंट करिए इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, वैल्यू इन जनरल इज अ पार्ट ऑफ, वैल्यू इन जनरल इज अ पार्ट ऑफ, इज अ पार्ट ऑफ व्हाट, साइकोलॉजी, फिलॉसफी, फिजियोलॉजी, फिलैंथ्रोपी। ये तो आसान क्वेश्चन है, इसमें तो मुझे नहीं लगता कि कुछ बताने की ज़्यादा ज़रूरत होगी। सो द करेक्ट आंसर विल बी व्हाट, फिलॉसफी। द करेक्ट आंसर विल बी फिलॉसफी। नेक्स्ट, sacrifice in human values stands for, sacrifice in human values stands for help without self realization, help without selfish motive। तो ये तो ऑप्शन, ये तो बहुत आसान है करना। ठीक है, मुझे नहीं लगता इसमें कुछ ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत है। सो द करेक्ट आंसर विल बी हेल्प विदाउट सेल्फिश मोटिव, सेल्फिश मोटिव के बगैर जो आप हेल्प करते हैं, दैट इज व्हाट योर सेक्रीफाइस इज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज दैट गांधी जी 7 सिंस, इनमें से कौन सा 7 सिंस के पार्ट नहीं है। वेल्थ विदाउट वर्क ये है, प्लेजर विदाउट कॉन्शियस ये है, साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी है, लाइफ विदाउट स्पिरिचुअलिटी नहीं है। क्या पूछा गया था, इजंट नहीं है, तो द आंसर विल बी 4, द आंसर विल बी 4th वन। हैप्पीनेस इज, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। हैप्पीनेस इज द मीनिंग एंड द पर्पज ऑफ लाइफ, लाइफ नहीं लाइफ। ठीक है, द होल एम एंड एंड ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस इज स्टेटेड बाई whom, ये किसने स्टेट किया था इस चीज को, किसकी बात हो रही है, हैप्पीनेस की बात हो रही है। ठीक है, हैप्पीनेस की बात हो रही है। हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज द मीनिंग, एक सेकेंड, छींक आने थोड़ी सी तबीयत ना सा। हैप्पीनेस इज द मीनिंग एंड द पर्पज ऑफ लाइफ, द होल एम एंड end of human existence, end of human existence। सो सोक्रेटिस, एरिस्टोटल, प्लेटो और बुद्धा, प्लेटो और बुद्धा। सो इसका क्वेश्चन ये आप कमेंट करिएगा। ठीक है, ये आप कमेंट करिएगा। ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा, काश तबीयत आज थोड़ी सही होती तो मैं और ज़्यादा अच्छी तरीके से कवर कर लेता। ठीक है, ये किसने कहा था, सोचिएगा। देखा जाए तो आंसर मैं चाहूँ तो बता दूं, बट छोड़िए, आप ये कमेंट कर दिए। अगर आपने वो पीडीएफ पढ़ी है ना, सो आप क्वेश्चंस बहुत आसानी के साथ कर लेंगे। आई एम डेफिनेटली श्योर अबाउट इट। सो ये
PDF में मिल जाएगा आपको, अगर नहीं मिलता तो प्लीज़ मेक श्योर करिए, कमेंट करिए। द क्वेश्चन नंबर इज 80, द क्वेश्चन नंबर इज 80, ठीक है, द क्वेश्चन नंबर इज 80। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन? मैक्सिमम ऑफ यूटिलिटेरिज्म सही, कहाँ गया, ओके, मैक्सिमम ऑफ यूटिलिटेरिज्म सही, कंपैशन सही, पावर सही, मैक्सिमम ऑफ इंटीग्रिटी यस सही। पावर जो होता है, मैक्सिमम ऑफ पावर, दिस इजंट योर एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। सो द क्या पूछा गया, इजंट, मैक्सिमम ऑफ पावर इजंट comes under ethics in public administration. What doesn't include in the pillar of ethics in AI? फेयरनेस है, प्राइवेसी है, रोबस्टनेस है, बट इंटीग्रिटी नहीं है। क्या पूछा गया था, डजंट इंक्लूड, ठीक है, इजंट इंक्लूड होगा, डजंट मैंने टाइप कर दिया गलती से। गॉड एज अ बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ एथिक्स, गॉड एज द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ एथिक्स इज स्टेटेड बाय whom? गॉड एज अ बेसिक, ठीक है, is stated by whom? It was stated by Immanuel Kant. It was stated by Immanuel Kant. So which among the following isn't part of environmental ethics? environmental ethics का कौन सा पार्ट नहीं है? so देखिए, लिबरल है, इकोलॉजिकल बैलेंस है, कंजर्वेशन है, इकोसिस्टम नहीं है। ये तीनों को मिला करके ये आपका क्या बनता है, एनवायरमेंटल एथिक्स बनता है। Human being is the most important entity is a concept under human being is the most important entity is a concept of altruism, anthropocentrism, eccentricism, socialism. The correct answer will be anthropocentrism. ये किस में आता है, आपका एनवायरमेंटल वाले पोर्शन में आता है, थोड़ा देखिएगा आपको मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, पीपल शुड मैक्सिमाइज ह्यूमन प्लेजर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ, मैंने बताया था जब आपको लेक्चर पढ़ाया था, ह्यूमन प्लेजर के बारे में जब भी बात होगी तो कौन सामने आएगा, हेडोनिज्म सामने आएगा। सो द करेक्ट आंसर विल बी ए, हेडोनिज्म। अ साइंटिफिक अप्रोच ऑन ह्यूमन बीइंग एक्चुअली ऑपरेट इन अ रियल वर्ल्ड। साइंटिफिक अप्रोच के बारे में बात हो रही है, साइंटिफिक अप्रोच इन अ रियल वर्ल्ड, साइंटिफिक अप्रोच इन अ रियल वर्ल्ड के बारे में बात हो रही है, ठीक है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ, इट इज़ अ पार्ट ऑफ व्हाट, इट इज़ अ पार्ट ऑफ योर डिस्क्रिप्टिव एथिक्स, इट इज़ अ पार्ट ऑफ योर डिस्क्रिप्टिव एथिक्स, ठीक है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ योर डिस्क्रिप्टिव एथिक्स। एक सेकंड दीजिएगा। यस, इट इज़ अ पार्ट ऑफ योर डिस्क्रिप्टिव एथिक्स, ठीक है। इक्वल शुड बी ट्रीटेड इक्वली, इक्वल शुड बी ट्रीटेड इक्वली एंड अनइक्वल शुड बी ट्रीटेड अनइक्वली। ये किसका स्टेटमेंट था, प्लेटो, इमैनुअल कांट, अरिस्टोटल और सोक्रेटिस, ठीक है। ये मैंने आपको पहले बताया था जब मैंने लेक्चर स्टार्ट किया था कि जितने भी स्टेटमेंट्स हैं वो आपको याद रखने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, वो आपको याद रखने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर नहीं याद रखेंगे सो इट विल बी मच मोर डिफ़िकल्ट फॉर यू, इट विल बी मच मोर डिफ़िकल्ट फॉर यू, ठीक है। सो इसका भी मैं चाहता हूँ कि आप लोग कमेंट करें, ठीक है, ताकि आप लोग की भी रिवीजन हो जाए ढंग से। सो प्लीज़ मेक श्योर करिए, कमेंट करिएगा, मेक श्योर करिए, कमेंट ज़रूर करिएगा इस पर, ठीक है। किसने ये स्टेटमेंट दिया था, कौन सा, इक्वल शुड बी ट्रीटेड इक्वली एंड अनइक्वल शुड बी ट्रीटेड अनइक्वली। ये स्टेटमेंट जिसने दिया था आप कमेंट कर दीजिएगा इसको, ठीक है। नेक्स्ट, सॉरी, जेरेमी बेंथम एंड जॉन स्टुअर्ट मिल, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी गया है, ठीक है, डिफरेंट एग्जामिनेशन में पूछा गया है। सो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, इन्होंने कौन सा अप्रोच दिया था, इन्होंने दिया था यूटिलिटेरिज्म अप्रोच दिया था, यूटिलिटेरियन अप्रोच दिया था किन्होंने, जेरेमी बेंथम एंड स्टुअर्ट, जॉन स्टुअर्ट ने, ठीक है। गोल्डन मीन प्रिंसिपल वॉज गिवन बाय, गोल्डन मीन प्रिंसिपल, वापस से गोल्डन मीन प्रिंसिपल किसने दिया था, गोल्डन मीन प्रिंसिपल वॉज गिवन बाय, ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन में आपका प्लेटो, सोक्रेटिस, एरिस्टोटल, नन ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर इज एरिस्टोटल, एरिस्टोटल ने दिया था सिद्धांत किसका, आपका गोल्डन मीन प्रिंसिपल का। मोरालिटस मीन्स, मोरल से रिलेट होता है, लेकिन द करेक्ट आंसर विल बी कैरेक्टर। इसका रियल मीनिंग क्या होता है मोरालिटस का, दैट इज योर कैरेक्टर। याद रखिए, ये सब ग्रीक वर्ड के थोड़े बहुत ऑरिजिन, जब याद रखेंगे तभी जाकर के आपको फायदा होगा।
All ethics are values. All ethics are values. All values are not ethics is a statement. Whether it is true or false, it is a true statement. It is a true statement. Core beliefs and emotions are a part of core beliefs and emotions are a part of core beliefs and emotions are a part of वापस से वैल्यू एथिक्स मोरल कॉन्शियस. सो कोर आपका जो कोर बिलीफ और उसके साथ जो इमोशन जुड़ा रहेगा वो किस में आएगा, वो आपका आएगा वैल्यूज में आएगा. वो किस में आएगा, वैल्यूज में आएगा. ठीक है. इमैनुअल कांट प्रपोज द थ्योरी ऑन पीपल हैव डिग्निटी. द अप्रोच कम्स अंडर डिग्निटी के बारे में बात आ रही है. इट विल बी राइट्स अप्रोच. इट विल बी राइट्स अप्रोच. इट विल बी राइट्स अप्रोच. नेक्स्ट, एंड इज द ओनली इंपॉर्टेंट मीन्स एंड नॉट द मीन्स इज गिवन बाय. अब ये क्वेश्चन का आंसर प्लीज करिएगा जरूर. ठीक है. द क्वेश्चन नंबर इज 95. द क्वेश्चन नंबर इज 95. एंड इज ओनली इंपॉर्टेंट मीन्स इज नॉट इंपॉर्टेंट. मैंने लेक्चर्स में कई बार बताया इस चीज़ को. कमेंट करिएगा. ठीक है. सो दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. और थोड़ा सा मैं फंबल हुआ, थोड़ी तबीयत नासाज है हल्की सी, तो इसकी वजह से मैं थोड़ा फंबल हुआ. एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, क्योंकि मौसम ऐसा बदल रहा है इसकी वजह से. सो अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मेक श्योर करिए, कमेंट करिएगा. एंड एक लाइक तो बनता है बॉस, क्योंकि इतना मेहनत करने के बाद अगर लाइक्स नहीं दिखते हैं सो ऑब्वियस सी बात है, आई गेट डीमोटिवेटेड. और कोई भी डाउट हो, कोई और चीज़ अगर आप चाहते हो, सो प्लीज़ मेक श्योर करिए, कमेंट ज़रूर करिएगा. आपका कमेंट ही मेरे लिए फीडबैक है. whether you are watching or not, whether you are listening to me or not, each and everything that depends totally on what your comments are. Okay, so thank you so much for watching. Please make sure to subscribe it if you are new to my channel, and make sure to share it with your friends and family. Thank you so much for watching. Jai Hind, Jai Bharat.